ते पाटणकर सरांचं लेक्चर आहे. पाटणकर सर आज के इस सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का ही हमारा जो सत्र है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हमने जो सीरीज में पूरे भारतवर्ष से जो भी एक प्रसिद्ध शिक्षक है और जिन्होंने एक अलग से शिक्षा दी है और इसी शिक्षा का प्रचार उनके शिष्य के रूप में हमारे वैद्य कर रहे हैं, इसमें से सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ वैद्य आज हमारे साथ उपस्थित है जो कि बहुत ही सीनियर है, वैद्य राजन पाटणकर सर का मैं इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और वैसे भी पहले भी सर इस मंच पर आ चुके हैं और हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है, तो फिर से एक बार हम लोग सर का यहाँ पे स्वागत करते हैं। सूक्ष्म औषधि को लेकर सर ने काफी सालों से काम किया है और जो सम्माननीय वैद्य श्री नहर प्रभु के शिष्य के रूप में या उनकी जो सूक्ष्म औषधि की जो संकल्पना है उसको वो पूरे महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग धन्वंतरी वंदना से इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और पश्चात हम सर को सुनेंगे। आप सभी वैद्यों का भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। भगवान धन्वंतरी को एवं गुरुतुल्य और गुरु के जैसे ही हमारे डॉक्टर राजन पाटणकर सर का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। और वैसे तो सर का परिचय देने की वैसे जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र के मुंबई में सर की प्रैक्टिस है और काफी सालों से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अलग अलग सोशल एक्टिविटीज के साथ भी सर जुड़ते हैं, अलग अलग फाउंडेशंस इंटरनेशनल लेवल पर उनका काम है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः एक बार सर हमारे साथ उपस्थित है। तो सभी वैद्यों का भी मैं स्वागत करती हूँ और बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना सत्र स्टार्ट करें। सबको धन्यवाद और सब जुड़ गए इसके लिए भी सबका धन्यवाद। जैसे अभी शिल्पा जी ने कहा कि मैं उनके जो आयुष दर्पण है उसका ही एक फैमिली मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, तो इसके लिए मेरे तो परिचय की जरूरत नहीं। प्रथमतः श्री धन्वंतरी को और आज यहाँ बरस रहे बंबई में वरुण राजा को नमन करके आज का मेरा जो विषय है वो शुरू करता हूँ। आज का जो विषय है वो मुझे रखने के लिए जब हमारी बातचीत हो गई कि सिंगल ड्रग इन जनरल प्रैक्टिस, मैं बहुत सालों से, अभी अगले ही महीने 35 साल पूरे हो जाएंगे, तो उस समय से ज़्यादातर सिंगल ड्रग ही यूज करने के इसमें मेरा कल रहा है। मैक्सिमम दो ड्रग यूज करता हूँ, ऐसा है। तो ये सब जो मुझे शिक्षा दी गई वो हमारे नाम के जैसे ही कि जो प्रभु सचमुच प्रभु ही है, तो उनके माध्यम से भी बहुत सारी बातें सीखी। और दूसरे जो मेरे गुरु थे कि जिनके पास मैंने कुछ साल या कुछ महीनों एलोपैथी का शिक्षा लिया,
वो थे डॉक्टर के राम मूर्ति। और एलोपैथी का डॉक्टर होने के बावजूद भी मेरे ख्याल से ऐसे बहुत ही गिने चुने लोग हैं कि जो आयुर्वेद को मानते हैं या आयुर्वेद को ही सच्चा शास्त्र है, ऐसा उनका कहना था। तो वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उनको भी नमन करके उनका ये कहना था कि सच्चा डॉक्टर या सच्चा वैद्य कौन है कि जो मिनिमम मेडिसिन विथ मैक्सिमम बेनिफिट्स, ऐसा जो प्रैक्टिस करता है वही सच्चा वैद्य। तो और उन्होंने मुझे ऐसा एक मंत्र दिया कि प्रैक्टिस जो है वो आयुर्वेद की करनी है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो परिपूर्ण शास्त्र है। अभी थोड़ा सा मेरे जो गुरु है वैद्य प्रभु, इनके बारे में कुछ कहूँगा और बाद में जो मेरे अनुभव है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वैद्य प्रभु और मेरा परिचय हम लोग जब भी कॉलेज में एडमिशन लिए, मतलब 1977 से लेकर के आज तक, मतलब मेरा इतना पुराना परिचय है। और 81 में सर हमको रसशास्त्र वैशेज्य कल्पना ये सब्जेक्ट सिखाते थे और उनसे ही प्रेरणा लेकर के खुद का कुछ मैन्युफैक्चरिंग करे, ऐसा वो समय में हमने जो भी अपने सिलेबस में जितने भी कल्प बनाने की जो आवश्यकता रहती है, इंक्लूडिंग नारिकेल खंडपाक, सब हमने उनके साथ में बनाए थे। और एक जो मैं यूज करता हूँ या अभी भी करता था, वो समय बनाता था खुद, वो थी गंधक द्रुति। तो सर के बारे में अगर कहूँ तो ऐसा हो गया कि एक पेपर में वो समय 81 में एडवर्टाइजमेंट आया था और वो एडवर्टाइजमेंट दिया था कि जो आगम औषधालय है कि जिनके वैद्य मामा महाजन, उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट पेपर में दिया था कि मेरा जो ये टेक्निक है या ये जो मेरी संकल्पना है सूक्ष्म औषधि की, वो मैं सभी वैद्यों को सिखाना चाहता हूँ। पर उसमें ऐसा हो गया कि हम जब कॉलेज के बाहर आते थे तो सर तो पहले से ही विद्यार्थी मित्र थे ही, बाहर आने के बाद हमारे ये सब बातों के डिस्कशन भी होता था। तो सर ने हमसे ऐसे मजाक में कहा कि मैंने वो एक खत लिख करके उनको डाला है। तो हमने बोला वो अच्छी बात है, कुछ नया हमको भी सीखने को मिलेगा। और उस समय डेली सर का आना जाना कॉलेज में तो था ही, क्योंकि वो वाइस प्रिंसिपल थे वो समय। तो उन्होंने कहा, हम लोग हर टाइम पूछते थे कि सर कुछ वहां से जवाब आया क्या। तो ऐसा करते करते करीबन 2-2.5 महीना चला गया और वहां से कोई भी जवाब नहीं आया था। और एक दिन अचानक सर करीबन एक 10 दिन के लिए छुट्टी पे गए। आने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया कि मैं जब भी दवा डिस्पेंसरी में बैठा था, सर डोंबिवली और दादर ऐसे 2 जगह पे प्रैक्टिस करते थे और अभी सिर्फ डोंबिवली में करते हैं उम्र की वजह से। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा वो समय जो धोतर और जैकेट वगैरह ऐसा डाल करके एक आदमी मेरे डिस्पेंसरी में आया और उन्होंने पूछा कि अरे आप ही प्रभु? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले मैं आपके पास रहने के लिए आया हूँ 7 दिन के लिए। तो बोले कि मैंने आपको पहचाना नहीं। बोले मैं वो महाजन। बोले पूरे महाराष्ट्र में से सिर्फ एक तुम्हारा ही खत आया, इसके लिए मैं तुम्हारे पास ही आ गया कि इसको मैं जाकर के उसके ही साथ में रह करके उसके घर में सिखाऊं उसको। तो ऐसा करके उन्होंने सर को सब सिखाया। वो सीखने के बाद सर ने तो वो समय प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मेरा और उनका सूक्ष्म औषधि के बारे में जब ये परिचय हो गया करीबन 16 साल पहले, तभी सर का एक लेक्चर था इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स इन आयुर्वेद। ऐसे मैं एक जैसा मैडम ने कहा कि बहुत सारे अलग अलग संस्था में काम करता हूँ, तो वैसे एक ये थी संस्था थी थाना में, तो वहाँ पे मैं काम करता था। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स इन आयुर्वेद, इसमें योगो जोशी सर, बाद में नरहर प्रभु सर, ये ऐसे महानुभावों का लेक्चर उसमें था। तो वो समय की इमरजेंसी हम लोग सूक्ष्म औषधि से कैसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसा सर का उसमें लेक्चर का टॉपिक था। तो जब भी उन्होंने शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी तरफ देख करके उन्होंने कहा कि गंधक द्रुति का भी सूक्ष्मीकरण कर सकते हैं। तो मैंने उनको बहुत सताया उसके बारे में कि वो समय जो अभी जो टिंचर वगैरह मिलता है उसके लिए लाइसेंस वगैरह तो था नहीं, पर एक लेटर हेड पे अपने एक लेटर लिख के देना पड़ता था और वो बॉम्बे में सिर्फ एक ही जगह में मिलता था।
दवा बाजार में, तो वहां से वो लाना पड़ता था। तो वो लेटर कैसा लिखना है, क्या करना है, ऐसे सर को उसी दिन सेम डे मैंने करीबन रात को 11 से 12 बजे तक हम लोगों का इसके ऊपर डिस्कशन हो गया। और सर ने बिना कुछ छुपाए, कि जैसे सर का स्वभाव है कि कुछ भी अपने पास रखते नहीं है, अभी भी नहीं, तो उन्होंने सब खुल करके मुझे बता दिया। इमीडिएट दूसरे ही दिन मैंने जाकर के वो सब सामग्री लेके आया और दवा बनाना मैंने शुरू कर दिया दूसरे ही दिन से। तो उसमें वो बनाते समय गंधक द्रुति तो बन गया, दिमाग में एक ऐसा आ गया कि कुछ अलग अपना फॉर्मुलेशन अगर रहेगा तो भी हम बनाएंगे। तो ऐसा सोच करके एक हेयर टॉनिक, बालों के लिए टॉनिक ऐसा बनाने की संकल्पना मन में आ गई। और वो करते समय सिर्फ सिंपल ड्रग्स उसमें यूज करना था, कोई ज़्यादा ये नहीं है, और वो तो कुछ छुपाने जैसी बात भी नहीं है। मेरा जो सूक्ष्म औषधि के बारे में जो लेक्चर हुआ था उसमें सब वो मैंने बताया था, पर फिर भी अभी रिपीट करता हूँ। तो उसमें सिर्फ 4 ही ड्रग्स थे। एक था मंडूर भस्म, दूसरा था त्रिफला, कपूर काचरी और ब्राह्मी। ये 4 ही घटक लेकर के उसका कल्क बना करके जैसा वो बताया गया है वो हिसाब से मैंने वो हेयर टॉनिक बनाया। और बनाने के बाद सर को 5 बॉटल सैंपल लेके गया। तो सर ने कहा कि अरे इतना कभी सैंपल नहीं देना किसको भी, सिर्फ 3 बॉटल रख दो और तुम जाओ। बराबर 1.5 महीने के बाद सर का फोन आया, उसको तुमने नामकरण क्या किया है? मैंने कहा HT हेयर टॉनिक। तो बोले कि उसमें से मुझे 20 बॉटल चाहिए। तो सर को ऐसे पूछने की हिम्मत हुई नहीं, क्योंकि सर जो है कोई भी चीज़ जब भी यूज करते हैं तो उसको पूरा ठोक ताड़ करके यूज करते हैं। तो मैंने ये सोच लिया कि सर को उसके रिजल्ट मिले रहेंगे, इसीलिए उन्होंने ये इतना मुझे डिमांड किया है। तो सर के पास मैं लेके गया और वो समय से लेकर के आज तक, मतलब गए महीने तक, सर को करीबन 15 से 18 हजार बॉटल सर को दे चुका हूँ। और ये सर की भी महानता है कि एक ऐसा उसमें एक वाकया हो गया कि मैं ये वो बॉटल लेकर के सर के डिस्पेंसरी में गया था। तो वहाँ पे एक पेशेंट आया था। तो एक्चुअली सर इतने महान है कि सर ने कहा कि ये जो मेडिसिन मैं तुमको दे रहा हूँ या ये जो तुम यूज कर रहे हो, ये मेरा स्टूडेंट बनाता है, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो ये भी कहना सर के बारे में सचमुच वो प्रभु ही है और प्रभु ही रहेंगे। तो ये सब बातें करने के बाद सूक्ष्म औषधि के अनुभव जो है वो तो मैं आपके सामने शेयर करूंगा ही। बाकी भी जो कि जिनका मैं नाम उल्लेख करना चाहता हूँ कि जो मेरे गुरु, कि जैसे कैलाशवासी प्रताप जोशी, उनसे भी मेरा अच्छा परिचय था, अच्छा संपर्क था। बाद में दूसरे जो वैद्यराज योगो जोशी सर, और तीसरे जो थे वो हमारे विद्यकर्म के एक्सपर्ट गोगटे सर, तो उनके साथ बहुत ही अच्छा परिचय था और उनसे भी बहुत कुछ बातें सीखने को मिली। पर एक ऐसे दिमाग में आ गया कि आजकल जैसे होता है, सॉरी टू से, क्योंकि कोई अगर नए वैद्य रहेंगे तो उनको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल ही उसमें उद्देश्य नहीं है, कि बहुत सारी दवाएं लिख कर देते हैं। तो वो समय दिमाग में ऐसे आ गया कि क्यों ना कुछ ऐसा, आयुर्वेद जो है मैं ऐसा मानता हूँ कि एकदम परफेक्शन साइंस है, उसमें कुछ यहाँ वहाँ नहीं होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किडनी स्टोन है या वृक्काश्मरी है या मूत्राश्मरी है, तो वह कंडीशन में कहाँ पे गोखरू यूज करना है, कहाँ पे पुनर्नवा यूज करना है, कहाँ पे वरुण यूज करना है, ये ग्रंथों में लिखा ही है। पर आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि ये सभी द्रव्यों का उपयोग एक साथ में किया जाता है। तो ये भी थोड़ा मन को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो ये ऐसा समझ करके कि कुछ ऐसा किया जाए कि एक ही द्रव्य का यूज करके अगर हम उसको रुग्ण को अगर उपशय दे सकते हैं तो ऐसा क्यों न किया जाए। तो वो समय मेरे दिमाग में पहला जो ड्रग आया और जो अभी भी मैं यूज करता हूँ वो था लघु सूच्यकर। तो लघु सूच्यकर के बारे में तो सब आप जानते ही है, तो उसके जो निर्माण विधि वगैरह उसमें मैं नहीं जाऊंगा। पहले महीने जो शुरुआत की वो ड्रग यूज करने की, वो आम्ल पित्त में, और जितना पढ़ा था या जितना देखा था, आम्ल पित्त में जब भी आम्ल गुण या पित्त का द्रव गुण बढ़ जाता है
तभी लघु सूचीकर ये मेरे ख्याल से नंबर 1 मेडिसिन है। तो वो यूज करने की शुरुआत की, पर उसके साथ में कि आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य जो है उसका भी इतना महत्व है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे वैद्य दवा देते हैं पर पथ्य के बारे में या तो बताते नहीं है, या पथ्य का जो महत्व है वो भी पेशेंट को बताते नहीं। खुल करके बताना ये जरूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तभी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां पढ़ते हैं, पर मैं जो मेरे इसमें जो यूज करता हूँ कि जो त्रिविध परीक्षा है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, तो ये यूज करते समय प्रश्न के समय पेशेंट को सभी चीजें बताना ये बहुत ही अहमियत रखता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत बार ऐसी गलती होती है, अभी भी होती है, कि लोग सुबह उठने के बाद खाली पेट पानी पीते हैं, उसे जो पित्त का द्रवगुण है वो और बढ़ जाता है, और उसमें आम्ल पित्त होना या वो बहुत ज्यादा समय तक रहना, ये बातें मैंने देखी, और इसके लिए लघु सूचीकर मैंने यूज करना शुरू किया। तो उसमें एक जो पेशेंट थी, वो सिर्फ कुछ एक दो एग्जाम्पल ही बताऊंगा कि मैं जो यूज करता हूँ उसमें। तो वो थी वो समय शाही के पेन यूज होते थे, तो उसमें जो एक कोरेस करके जो इंक है उसकी पार्टनर थी, तो वो मेरे पास आई थी कि अम्ल पित्त है सर। तो मैंने कहा कि किसने कहा? तो बोले नहीं, एक प्रतिदेश वैद्य के पास मैं गई थी, तो उन्होंने मेरा ऐसा डायग्नोसिस किया कि आपको अम्ल पित्त है। तो मैंने बोला कुछ पथ्य बताया क्या? हाँ बोले बताया ना कि तीखा नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, तुअर की दाल नहीं खानी, ये सब चीजें बताई। और मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो इसके लिए बाकी तो कुछ बातें आती ही नहीं है। तो मैंने कहा कि पानी के बारे में कुछ बताया क्या? तो बोले नहीं, कुछ नहीं बताया। तो मैंने उनको वो समय, क्योंकि जैसा प्रभु सर का ये है वैसा ही मेरा भी है कि सभी बातें खुल करके बतानी है, वो समय लघु सूचीकर गोली जो है वो 8 पैसे में मिलती थी। ये बात करीबन अभी अगले महीने 35 साल पूरे हो जाएंगे प्रैक्टिस शुरू करके। वो जब भी प्रैक्टिस शुरू किया था तो तभी की बात है। तो मैंने 2 गोली सुबह खाली पेट चूस करके या चबा के, और 2 गोली शाम को बिफोर सनसेट, सूर्यास्त के पहले, ऐसा मैंने उनको एडवाइस किया, और 1 महीने का दवाई उनको दे दिया। हमको सिखाने के लिए हमारे नसीब से वैद्य इंडी देशपांडे कुछ ही महीनों के लिए थे। वो मेरे पिताजी को भी टीचर थे, और हमारे लिए हमारा सौभाग्य था। तो करीबन 4-5 महीने हमारे साथ थे। तो उनका कहना ऐसा था कि पेशेंट वापिस नहीं आया मतलब वो ठीक हो गया, तो उसके बारे में सोचो मत, और वो आते समय और 1-2-3 पेशेंट भी लेके आएगा। तो वही लॉजिक मैंने दिमाग में रख करके मैं उनके बारे में सोचना भूल गया। एक दिन उनका फोन आया, बोली मेरी एक सहेली है, उसको कुछ बात का तकलीफ है, तो उसको मैं लेके आऊँ क्या आपके पास? तो मैंने बोला जरूर। तो मैंने आने के बाद उनको कुछ पूछा भी नहीं कि आपका कैसे है वगैरह, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि आपने जैसे बताया, अभी मैं थोड़ा सा अचार वगैरह भी खाने लगी हूँ, और मुझे अभी कुछ तकलीफ नहीं है, पर सिर्फ आपने जो परहेज जो लिख के दिया था बस मैं वो फॉलो कर रही हूँ। बाद में लघु सूचीकर का एक दूसरा जो पार्ट आया, या दूसरा दिमाग में आया कि वो एक और किस व्याधि में यूज हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हिक्का में क्यों ना यूज करके देखे। और ऐसा जितना मेरी जानकारी है कहीं पे भी हिक्का का और लघु सूचीकर का ऐसा कुछ ये है नहीं, पर उसमें जो गैरिक और शुंठी है वो अपने डायफ्राम के कुछ फायदे वाली रह सकती है क्या, और उसका नागवेल पत्र का उसकी भावना दी गई है। तो ये सब दिमाग में रख करके पहले ही जो पेशेंट आया, मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में बैठ के प्रैक्टिस करते थे। तो पेशेंट ने आकर के कहा, उसके हाथों में एक स्लिंग था लगाया हुआ। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? तो बोले कि मुझे करीबन 1.5 महीने से हिचकी है, और मैं जो ड्रग्स लेता था या जो एलोपैथी की जो मुझे दवाई दी जाती थी उसमें नींद की दवाई थी। एक बार मैं गिर गया और एक फ्रैक्चर हो गया, पर फिर भी मेरा हिस्सा अभी तक ठीक नहीं। और उसने पिताजी को कहा कि मैंने आपके पास करीबन 10 साल पहले एक पेशेंट को लाया था, और आपने कुछ उस समय दवा दिया था और उससे वो ठीक हो गया था।
तो पिताजी ने कहा कि अभी ये मेरा बेटा है, ये प्रैक्टिस करता है, तो अभी यही देखेगा। तो मैंने उसको सूचीकर अपना लघु सूचीकर दे दिया, और वो पेशेंट का लिटरली 8वें दिन फोन आ गया कि बोले अभी मेरा हिक्का रुक गया है। तो मैंने कहा रुक तो गया, अच्छी बात है, तो आगे फिर कुछ नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करें। तो जैसे प्रभु सर अभी भी यूज करते हैं और मैं भी यूज करता था, और उस समय लवण जल उसका नस्य, तो वो जैसा ही मैंने दिया तो उसका भी फायदा बहुत पेशेंट को होता है। और इसके साथ में लघु सूचीकर देने से वो पेशेंट, और उसके बाद में करीबन ऐसे 7-8 पेशेंट और अभी भी आते हैं हिक्का के लिए, और वो सिर्फ ये एक ही दवा से ठीक हो जाते हैं। बाद में और एक जो व्याधि दिमाग में आया और उसका वापर मैंने मेरे खुद के ऊपर पहले किया, ये जो विसर्प हर्पिस ज़ोस्टर। तो फाइनल ईयर के एग्जाम के कुछ ही दिन पहले मुझे राइट हैंड में, राइट फ्रॉम लिटिल फिंगर से लेकर के कंधे तक ऐसा वो विसर्प हुआ था। तो उसके लिए एलोपैथी में जो भी दवाइयाँ थी, न्यूरोबियन वगैरह वगैरह आप सब जानते हैं, वो लेने के बाद भी उसमें कुछ उपाय नहीं। तो कैलेड्रिल की जो कैलेंडुला है ऑयल या जो लोशन, वो वहाँ पे लगाना शुरू किया, और उसके साथ में मैंने लघु सूचीकर लिया, और लघु सूचीकर के साथ में कि कुछ दिनों के लिए कामदुदा जो है मोती युक्त, उसका भी मैंने यूज किया। तो उससे जलन और ये सब बातें तो फटाफट कम हो गई, और वो सब जो ये थे बॉइल्स थे वो भी फटाफट सूखने लगे। तो उसके बाद में विसर्प के लिए यही चिकित्सा एक सही है या हो सकती है, ऐसा सोच करके करीबन एक 50 से 60 पेशेंट को विसर्प के लिए यही चिकित्सा यूज की, और उसमें बहुत ही अच्छे फायदे मिले। विसर्प के बारे में जो भी जो ये रहते हैं एक गलत संकल्पना कि वो जब जुड़ जाता है तभी आदमी रहता नहीं है। तो हमारे एक रिश्तेदार डॉक्टर गोले बहुत सीनियर रेडियोलॉजिस्ट थे, तो उनकी माँ को एट एज ऑफ 85 विसर्प हुआ था कमर के यहाँ पे, और वो दोनों जुड़ गया था। तो जुड़ने के बाद भी मैंने अभी क्या है, वो मेरे पास जब भी 2005 में जो बहुत बड़ा सैलाब आया था बम्बई में, उसमें बहुत सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स चले गए लीक करके, तो उनका फोटो मैंने निकाल के रखा था वो समय कैमरा से। तो वो जुड़ने के बाद भी वो करीबन 15 साल नॉर्मल लाइफ जी रही थी। तो ये दिखाने के लिए वो मैंने उस समय वो फोटो जो है निकाल के रखा था। बाद में ऐसे अनगिनत पेशेंट की मेरी जो भाभी है, जो अभी अभी एज अ डायरेक्टर ऑफ कैंसर इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया कैंसर इंस्टीट्यूट से रिटायर हो गई, डॉक्टर चिपळूणकर, तो उसको भी ऐसे ही हुआ था। तो उसके बारे में अगर कहूँ एक दो ही शब्द कि वो एलोपैथी या इसमें इम्यूनोलॉजी में पीएचडी है, पर फिर भी वो कुछ भी हो जाए तो आयुर्वेदिक दवा ही यूज करती है। तो उनको जब भी उपशय मिला तभी वो मेरे मन के समाधान में सबसे आई वॉज ऑन द टॉप, ऐसा वो था। बाद में एक जो बात है कि दूसरा जो मेरा ड्रग ऑफ चॉइस है वो है सूक्ष्म त्रिफला। मेरा ऐसा मानना है कि सूक्ष्म त्रिफला ये दुनिया का सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और वगैरह वगैरह ऐसा है। तो सूक्ष्म त्रिफला के बारे में कहा जाए तो गिलाई वृद्धि में इतने पेशेंट को दे चुका हूँ, और एक तो मेरे पास जो पेशेंट आया था, एक या दो ही अनुभव कहूँगा हर एक इसके, तो वो एक लेक्चरर थी यहाँ का, जो बॉम्बे में जो लोकमान्य टिलक हॉस्पिटल है उसमें, और वो उसके बेटे को लेके आई थी कि कहा कि उसको गिलाई वृद्धि है। तो मेरे अलग अलग स्टूडेंट्स बाहर देशों से भी कुछ ना कुछ दवा लेकर के आते हैं, उसको थोड़ा टाइम तक उपशय मिलता है, फिर से जब भी मौसम वगैरह बदले होता है तो ये सेम हो जाता है। तो उसको मैंने सिर्फ सूक्ष्म त्रिफला चूज करके लेने के लिए बोल दिया, और मैंने उनको गारंटी दी कि 2 महीने के बाद हम दोनों मिल करके बैठ के आइसक्रीम खाएंगे, और अगर ये ऐसा हो गया, उसको फिर तकलीफ हो गई तो मेरा प्रैक्टिस बंद। तो उन्होंने कहा इतनी गारंटी है? तो मैंने बोला यस, आयुर्वेद जो दवाइयाँ है वो अगर सही तरीके से बनाई जाए, ये मैंने अंडरलाइन किया,
तो उसका जो बेनिफिट्स है वो एकदम पॉइंट ब्लैंक बुलेट के जैसा है, और वो ऐसा हो गया। तो उसने भी बहुत सारे पेशेंट मेरे पास भेज दिए। तो गिलायु वृद्धि में उसके साथ में जब भी सूक्ष्म त्रिफला जो है वो हमारे घर में जब से मामा वैद्यराज मामा गोखले जी ने वो बनाना शुरू किया, तब से हमारे घर में वो यूज होता है। क्योंकि मेरी माँ जो थी वो उनकी स्टूडेंट थी, तो वो समय से सूक्ष्म त्रिफला हमारे घर में रहता है, और मैं भी उसका वापर अलग अलग जगह पे बहुत करता हूँ। कि जैसे कि कर्णस्त्राव है, नाड़ी व्रण है। नाड़ी व्रण का एक रुग्ण मैं बताऊंगा आपको। एक वर्कर था, मैं जहाँ पे पहले प्रैक्टिस करता था वहाँ सब वो मिल एरिया था, अभी तो सब मिले बम्बई में बंद हो गई। और उसके एक नाड़ी व्रण हुआ था पैर में, और वो जो स्कीम एक रहती थी इंश्योरेंस स्कीम ESIC, उसमें वो कवर था। तो इसके लिए उसको एक दिन छोड़ करके, ऐसा जो बम्बई में बॉम्बे सेंट्रल के यहाँ पे जो नायर हॉस्पिटल है उसमें उसको जाना पड़ता था, और वो वहाँ पे ड्रेसिंग करते थे, एक वर्ती के जैसा उसमें डाल करके उसका ड्रेसिंग किया जाता था। पर बोले फिर भी वो अभी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि वो वर्ती जो है वही यूज करनी है, और वो गंधक द्रुति की हम लोग करेंगे, और उसके साथ में सूक्ष्म त्रिफला। और जब भी वो वहाँ पे नहीं जाता था, और जब भी वो वहाँ पे गया वो डॉक्टर को मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा अरे तुमको आना यहाँ पे मालूम नहीं था, क्यों नहीं आए? तो बोले सर ये देखो अभी मेरा घाव जो है वो ठीक हो गया। तो बोले कैसे हो गया? तो बोले कि मैंने जो दवाई लिया वो आप तो मानेंगे नहीं और आपको बोल के या कह करके भी कुछ फायदा नहीं। तो बोले नहीं क्या है वो बताओ। और वो जो डॉक्टर थे उनको मैंने उस समय एक लेटर भी लिखा था, और उनका एक थैंकिंग लेटर भी आया था कि बोले आयुर्वेद में ऐसा ये है, ये मैं तो नहीं जानता था, आपका देख करके मुझे मालूम पड़ा कि आयुर्वेद इतना महान है। तो मैंने कहा कि ठीक है, ऐसी बातें तो होती रहती है। बाद में कर्णस्त्राव में भी जब भी पूय निर्मित होती है या पूय आता है, तो उसमें भी उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा गंधक द्रुति के बारे में भी कहूंगा। गंधक द्रुति वो समय खुद बनाता था, और सूक्ष्म त्रिफला के साथ में या उसके पहले पिताजी भी गंधक द्रुति का लोकल एप्लीकेशन गिलायु के ऊपर करते थे। और वो करने का जो तरीका था वो बहुत ही सिंपल था। अपने जो ईयरबड रहते हैं वो उसमें डुबा करके वो गिलायु के ऊपर प्रतिसारण करते थे। तो ऐसा प्रतिसारण 3 या 4 बार करने के बाद पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता था। तो मैंने सोचा कि ये कफ का अगर निवारण करता है तो क्यों ना उसको कुछ अलग अलग बीमारियों में उसका यूज हो जाए। तो इसके लिए मैंने स्थौल्य में गंधक द्रुति करीबन 6 से 7 पेशेंट में वो देना शुरू किया। और वो समय सूक्ष्म औषधि नहीं बनाता था, तो इसके लिए जैसे उसका सेवन का जो प्रक्रिया बताया है अपने ग्रंथों में, वही हिसाब से एक नागवेली का पत्र लेकर के उसमें थोड़ा सा मिश्री और बड़ी शौक डाल करके उसमें 2 बूंद डाल करके वो पान खाने के लिए मैं पेशेंट लोगों को बोलता था। तो ऐसे उसमें जो स्थौल्य जो कम हो गया, वो अभी तक वो पेशेंट फिट एंड फाइन है। तो अभी ये जो एक सब्जेक्ट आ गया, इसमें स्थौल्य के बारे में भी थोड़ा सा कहूंगा कि मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं तो स्थौल्य में मैं उनको कोई भी चीज बंद करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि अपना जो फूड है वो क्वालिटी फूड है, तो इसके लिए कॉम्प्रोमाइज विथ क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। अगर 2 रोटी खाते हो तो 1 या 1.5 खा लो, और क्वांटिटी कम करो, क्वालिटी नहीं। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है ना कि जब भी फॉरेन से स्टैम्प मार करके आता है कि इंडियन फूड इज फुल फूड, तभी हमारे लोग मानते हैं, और हमारे कहने से नहीं मानते, पर फिर भी कहने की कोशिश रहती है। और उसके बारे में पानी के बारे में भी उनको बहुत सारी अच्छी सलाह देनी पड़ती है, क्योंकि आजकल हमारा जो गूगल बाबा है सबसे डेंजरस है। तो उसमें जो कुछ भी कहा जाता है वो लोग आंख बंद करके वो फॉलो करते हैं। तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए पानी कितनी मात्रा में पीना है, कभी पीना है, कैसे पीना है, ये बातें भी आजकल सोसाइटी में बताना जरूरी है, और ये नीड ऑफ द आवर है। क्योंकि इसके वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है और बढ़ती जाती है। तो इसके लिए पानी के बारे में भी मैं अवेयरनेस हर एक रुग्ण के इसमें ये करता हूँ, उनको बोलता हूँ। बाद में
और एक जो ड्रग है मेरा फेवरेट, वो है लघुमालिनी वसंत। तो लघुमालिनी वसंत का उत्तरोत्तर धातु वर्धन के लिए बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, और ऐसा मैंने देखा है। प्रेगनेंसी में भी मैंने लघुमालिनी वसंत यूज किया है, और वो घी के साथ। क्योंकि आयुर्वेद में मेरे ख्याल से बहुत बार अनुपान के बारे में लोग ध्यान देते हैं, पर सहपान जो है उसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सॉरी टू से, अभी जो ये सब लोग जो सुन रहे हैं यहाँ पे और यूट्यूब में, उसमें से बहुत सारे लोग ये बारे में सोचते रहेंगे, पर मेरा मानना है कि मैंने जितने लोग देखे हैं, ये दोनों के बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है। अगर लघुमालिनी अनुपान अगर शहद या घी उसके साथ दिया जाए तो उसके बेनिफिट्स और भी अच्छे हैं। और उत्तरोत्तर धातु वर्धन के लिए वो अगर अश्वगंधारिष्ट या अमृतारिष्ट के साथ दिया जाए तो उसके भी बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं कि वो सहपान के लिए। तो इसके लिए वो भी बहुत सारे पेशेंट को यूज कर चुका हूँ। पर उसका लेने का आयुर्वेद में और भी एक महत्व बहुत कुछ है कि हमारे इसमें जो औषधि सेवन काल अलग अलग बताए हैं, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। नहीं तो पेशेंट ऐसे बहुत सारे आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे पहले कहा कि अम्लपित्त, हाँ अरे ये सूक्ष्म करना हम लोग बहुत खा चुके हैं और इससे कुछ फायदा नहीं होता है, तो कभी लेते हो? खाना खाने के बाद लेते हैं, सॉरी नो बेनिफिट। वही दवा सुबह शाम ले लो तो उसमें जो फायदा है वो पेशेंट खुद आकर के बोलता है कि अरे 8वें दिन मुझे फर्क पड़ने लगा। तो औषधि सेवन काल का भी बहुत महत्व है। तो लघुमालिनी वसंत जो है वो मैं खाना खाने के साथ में, जैसे पहले 2 निवाला खा लिया तो उसके बाद में लेने के लिए बोलता हूँ। और उत्तरोत्तर धातुओं के लिए मैं ये क्रम भी बहुत पेशेंट में यूज कर चुका हूँ कि लघुमालिनी वसंत, बाद में मधुमालिनी वसंत, बाद में सुवर्णमालिनी वसंत, और आखिर में वसंत कुसुमाकर। ये भी जो अगर उत्तरोत्तर क्रम से दिया जाए तो उसके भी बेनिफिट्स बहुत सारे और अच्छे मिलते हैं। तो मधुमालिनी भी ऐसा ही है। मधुमालिनी का और एक अगर यूज बताना चाहूँगा तो जो बच्चे लोग आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि आजकल चौक या क्या बोलते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये लिखना वगैरह वो गया, आजकल सब लैपटॉप और इसके ऊपर ही शिक्षा दी जाती है। तो मृत भक्षण जन्य पांडु जो है उसमें मधुमालिनी का यूज बहुत ही अच्छा होता है। बाद में और एक जो मेरा चॉइस ऑफ ड्रग है वो है रसायन चूर्ण। रसायन चूर्ण भी जैसा उसका नाम है वैसे ही है, मतलब अलग अलग इसमें कि जीर्ण काश है, जीर्ण ज्वर है, उसमें भी उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। और वो पेट में लेने के लिए तो बोलता ही हूँ, पर जिनको एक्नी है या पिंपल्स है या तारुण्य पिटिका है उसमें भी लगाने के लिए भी बोलता हूँ। पर लगाते समय वो उसके बारे में मैं प्रकृति के हिसाब से डिफर करता हूँ। अगर कफ की प्रकृति है तो उसको सिर्फ घर्षण करना है, अगर पित्त की प्रकृति है तो उसमें गुलाब जल के साथ यूज करना है, और अगर वात की प्रकृति है तो उसको मैं दूध में मिला करके वो लगाने के लिए बोलता हूँ। कोई भी लेप लगाते समय ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि लेप बहुत बार रात भर रखा जाता है तो सूखने के बाद जो स्किन के ऊपर जो उसका गलत थोड़ा सा एक्शन होता है कि वो और स्किन जो है वो खींचने लगती है। तो इसके लिए वो लेप जो है वो मैं रुग्णों को ऐसा कहता हूँ कि जैसे वो सूखने लगेगा उसको तुरंत हल्के हाथों से धोना है, मुंह में पानी मार करके नहीं। तो बारीक बारीक बातें रहती है, अगर रुग्णों को बताई जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। बाद में कि गूगल में जो भी यूज करता हूँ उसमें अमृतादि गूगल और सिहनाथ गूगल उसका यूज बहुत करता हूँ। अमृतादि जैसा आपको सबको मालूम है कि नंबर 1 ड्रग तो है ही, कि जैसा है कि उसमें कोई भी बात में कि जैसा पहले एलोपैथी में होता था कि एंटीबायोटिक्स में भी एक अभी जनरेशन 5th जनरेशन 6th जनरेशन ऐसा आ गया। तो मुझे जितना जानकारी है पिताजी के समय या दादाजी के समय पहले के आजकल जो नहीं मिलता है ऐसे सिंपल एंटीबायोटिक्स टेरामाइसिन वो यूज होता था, पर आजकल वो आउट ऑफ ये हो गया क्योंकि उसके आगे आगे के बहुत सारे सिलिन बहुत आ गए।
तो इसके लिए उसका यूज आजकल मतलब वो ड्रग मिलता ही नहीं है मार्केट में, ऐसा हो गया। तो इसके लिए ये सभी चीजें करते समय कि जो भी कोई वात का रुग्ण आता है तो उसके लिए मेरा पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है उसमें मैं अमृतादि गुगुल देता हूँ। बाद में जैसा मैंने कहा कि सिंहनाथ गुगुल के बारे में, सिंहनाथ गुगुल जो है वो जिनको अर्श या आजकल कॉमन वर्ड जो है मूलव्याध, उसमें तो उसका यूज इतने अच्छा होता है कि वो इट एक्ट्स एज ए पेन किलर ऑल्सो, और पेट साफ करने के लिए भी बहुत अच्छा फायदा करता है। पर जितने भी गूगल है, मेरा जितना अनुभव है, मैं वो खाना खाने के लिए लेने के लिए बोलता हूँ। इसके पीछे मेरा लॉजिक ऐसा है, शायद आप माने नहीं माने, कि जो गूगल है वो थोड़ा सा पचने के लिए थोड़ा सा हेवी है, तो इसके लिए उसका पाचन पहले होना चाहिए, नहीं तो बहुत बार बाद में लिया गया तो उसका जो हम लोग बोलते हैं कि आजकल जैसा वो कुछ ड्रग जो मिलते हैं कि जो वाटर सोल्यूबल है उसका एक्सचेंज वो थोड़ा डिलेड होता है स्लोली, तो वैसा होकर के उसके जो बेनिफिट्स है वो इतने नहीं मिलते। तो इसके लिए वो एक मतलब क्या है कि मेरा जो अनुभव है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाद में अगर भस्मों की तरफ जाए तो मौक्तिक भस्म, ये जब एक रुग्ण मेरे पास आया हलीमक का, एक ही रुग्ण आया था, ज्यादा तो नहीं, तो वो लिटरली एक 4-5 कदम चलने के बाद वो बैठता था और उसको सिर्फ उल्टियाँ, और उल्टी में कुछ भी नहीं, थोड़ा सा पानी इतना ही गिरता था। तो वो समय में सूक्ष्म औषधि नहीं बनाता था, तो पर मौक्तिक भस्म ये सभी जो भस्म है वो हमारे घर में पहले से ही रहते थे। तो इसके लिए उसको मौक्तिक भस्म मुहुर देना मैंने शुरू किया और उसको कहा कि मेरे ही डिस्पेंसरी में आधा घंटा बैठ, और बाद में कैसा होता है वो हिसाब से मैं आगे का दवा दे दूंगा। तो जो उसको पर हर 5 मिनट के बाद उल्टी होती थी या जो दम लगता था, वो मुहुर देने से वो बंद हो गया। बंद होने के बाद मैंने उसको उसके 125 मिलीग्राम या जो एक रत्ती की ऐसी पुड़िया बना करके दे दी, और 7 दिन में वो उसके साथ में हलीमक में कि अग्नि का वर्धन और अग्नि दीपन होना चाहिए, इसके लिए त्रिकटु ये मैंने उसको दिया था। त्रिकटु लेने का जो तरीका है उसके बारे में मैं एक एग्जांपल बता करके करता हूँ। तो मौक्तिक भस्म में जो मैंने रिजल्ट देखे तो वो बहुत ही एक्सलेंट थे। तो उसके लिए आगे जो काम है वो मैं बताता हूँ। बाद में और एक चतुर्भुज रस, वो भी आजकल मेरे ख्याल से एक ही कंपनी बनाती थी वो समय, वैद्यनाथ। तो चतुर्भुज रस की एक गोली की जो 62.5 मिलीग्राम की, और मैंने पिताजी ने ऐसा देखा था कि वो एक गोली इज इक्वल टू हाफ टन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि पेशेंट जो पहले आया उसका ऐसे हो गया कि वो मेरी जो बहन है उसकी दोस्त थी, तो ये केमिस्ट्री में काम करती थी, तो उसने कुछ गैस इनहेल कर लिया था और उसको श्वासकोच्छता बहुत ही डीप ब्रीदिंग करना पड़ रहा था। तो वहां से कुछ दवाई वगैरह लेके आई थी, तो उसको चतुर्भुज रस जबान के ऊपर उसको घिसने के लिए बोला पाउडर करके। तो लिटरली 2 घंटे में, वो समय कुछ ऑक्सीमीटर वगैरह वगैरह तो थे नहीं, उसको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलने लगा। और ऐसा ही बाद में एक 2-3 पेशेंट को भी यूज किया, और उसका जो पेशेंट का जो एक चतुर्भुज रस के बारे में जो कॉन्फिडेंस आ गया, वो मेरी दादी वो पल्सलेस हो गई थी। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट को हमने बुलाया, तो आने तक की कुछ हमको भी कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए वो बारीक करके उसके भी जबान के ऊपर मैंने घिस दिया था। तो जब भी हमारे कार्डियोलॉजिस्ट आ गए, करीबन एक आधा घंटा या 35 मिनट लगे होंगे, तो तब तक उसका बीपी जो था वो 100/60 ऐसा हो गया था। इतनी वो स्ट्रेंथ जो है वो चतुर्भुज रस में है। तो ऐसे जो अलग अलग कल्प है वो अगर हम यूज करेंगे तो उसके बेनिफिट्स हमें भी मिलते हैं, पेशेंट को भी मिलते हैं, और समाज को भी मिलते हैं। जो त्रिकटु के बारे में कह रहा था, तो त्रिकटु और सैंधव ये जो एक फॉर्मूला है, मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उसको कामाला हो गई थी, और वो समय तो मैं कॉलेज में था कि वो शाखाश्रित है, रुद्धपद है, ऐसा कुछ उसके बारे में कुछ मालूमात थी नहीं। तो पिताजी के साथ में
पढ़ने के लिए विद्या अंतर्गत शास्त्री थे, तो पिताजी ने उनको कॉल किया तो बोले ऐसे ऐसे है, इसका एजीपीटी एजीओटी लेवल भी बहुत बढ़ गया है, तो क्या करेंगे। तो बोले कि ये दे दे सिर्फ, और वो देने का तरीका जो है वो अगर त्रिकट टू 30 ग्राम है तो ये 10 ग्राम, मतलब सुंठ मिरी पिंपली और सेंधव ये तीनों भी सम मात्रा में होने चाहिए। और उसको देने का जो तरीका है, अदरक और नींबू इसका रस निकालना है। अदरक अगर 1 भाग है तो नींबू का रस 2 भाग, और ये जो चूर्ण हम लोगों ने जो बनाया है त्रिकट और सेंधव वो 1 चम्मच और ये आधा चम्मच, ऐसा उसमें घोट करके थोड़ा सा नाम के लिए अगर शर्करा डालनी है तो डाल सकते हैं, और ऐसा उसको चटवाना है। और यही फॉर्मूला जो उनका था, मैंने आज तक लिटरली हजारों लोगों में यूज किया है। कल की बात है, सर वो कामला का दवा दे दो, ऐसा करके पेशेंट आते हैं और यही सिर्फ एक ही दवा से वो ठीक हो जाते हैं। तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेशेंट था जिसको हेपेटाइटिस बी हुआ था। वो पेशेंट का एक्चुअली मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगाया था पर वो मिला नहीं। वो पेशेंट अभी फिनलैंड में जॉब कर रहा है। तो जब भी वो मेरे पास आया, वो बंगाली पेशेंट है, तो उसके पिताजी का आयुर्वेद के ऊपर बहुत ही श्रद्धा। तो वो आकर के उन्होंने कहा कि ये देखो इसका ऐसा ऐसा है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसको एडमिट करें। बोले बेटे ने 3 दिन हो गया कुछ खाया नहीं है, कुछ भी खाता है तो उल्टी हो रहा है। तो उसको मैंने कहा वो पेशेंट को और वो बच्चे को भी कि नहीं एडमिट होना सही है। तो बोले ठीक है आप एक काम करो, अभी आज सुबह का टाइम है, एक आज के दिन देखेंगे, मैं तो कल मैं एडमिट करूँगा। तो उस समय एक दिमाग में ऐसी अलग बात आ गई कि क्यों ना उसके जो लीवर का डिमार्केशन करके उसके बाजू में से विद्ध कर्म किया जाए, क्योंकि उसको पेन भी था बहुत लीवर के जगह पे। तो वो वहाँ मैंने विद्ध कर्म किया। उसका क्या लॉजिक था वो समय कुछ मालूम नहीं था। वो करने के बाद उसको भी सिर्फ वो त्रिकट और सेंधव। तो लिटरली 8 घंटे के बाद उसके पिताजी का फोन आया, उसको बहुत जोर की भूख लगी है, तो अभी उसको मैं क्या दूं। तो मैंने बोला कि मैंने मेरे मन में ऐसा ये किया कि करीबन आधी लड़ाई जो है वो हमने जीत ली है। तो ऐसा करके वो बच्चा 16 दिन के बाद ठीक हो गया। और जब भी वो डॉक्टर को मिलने के लिए गया तो बोला अरे तुम एडमिट नहीं हुआ। तो बोले ये देखिए ये मेरा लेटेस्ट रिपोर्ट है, पहले वाले रिपोर्ट नॉर्मल। तो उसका मैंने एक्चुअली ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगाया था पर वो मिला नहीं, क्योंकि वो परसों फिर इंडिया में आ रहे कुछ दिनों के लिए। तो वहां जाकर के उसने पढ़ाई करके ये सब बातें की। बाद में और एक थोड़े से जो अनुभव जो शेयर करने के लिए मुझे कहा गया है शिल्पा जी ने, तो उसके बारे में कहूँगा कि रवे का शीरा जो हम प्रसाद के लिए बनाते हैं, उसके जैसा बलवर्धक चीज मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। और उसके बारे में एक आर्टिकल जो अनिल चिगले है, उन्होंने जो अपना मासिक है वहाँ से पब्लिश होता है नासिक से, तो उसमें वो आर्टिकल लिखा था। तो उसमें उन्होंने ऐसा लिखा था कि रवे का सीरा जैसे हम लोग प्रसाद को बनाते हैं वैसे ही बना करके उसमें अगर चिरौंजी डाली जाए और वो पेशेंट को हफ्ते में 3 से 4 बार एक एक छोटी वाली कटोरी दी जाए तो उसके बेनिफिट्स बहुत है। इसे पढ़ा था। पर पिताजी के एक दोस्त थे, वो भी बहुत नामचीन डॉक्टर थे, तो उनके बेटी के लिए उनके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की वजन नहीं बढ़ता है या उसका फिटनेस नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारी दवाएं लाते थे, थोड़ा सा अच्छा लगता था। तो आने के बाद उसको मैंने सिर्फ यही बताया, सिर्फ यही, बाकी कुछ भी दवा नहीं। वो बोले कुछ दवा नहीं, मेरे को कुछ जरूरत ही नहीं है, ये हफ्ते में 3 बार खिलाओ। और मुझे भी बहुत आश्चर्य हो गया कि जैसा चिगले सर ने लिखा था वैसा ही मैंने वो यूज किया और उसके बेनिफिट्स इतने मिले कि उसका सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ा, तो उसका फिटनेस भी बढ़ गया, उसकी शादी हो गई, अभी उसको एक 5 साल का बच्चा भी है। और उसके बाद जितने भी क्रूशर रुग्ण आते हैं उनको सबको ये मैं रवे का सीरा बना करके देने के लिए बोलता हूँ। बाद में और एक जो बाद में जैसे सूक्ष्म औषधि बनाने लगा तो उसमें के जो कुछ अनुभव है वो अभी आपके सामने रखता हूँ। मैडम टाइम है ना?
शिल्पा मैडम आहे Yes, सर sir. आहे. है ना? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो सूक्ष्म औषधि के बारे में अभी कुछ जो मेरे अनुभव है वो मैं बताता हूँ कि कुमार कल्याण रस या कुमार कल्याण रस ही जो भी मैं यूज करता था, तो शुरुआत में जैसे सूक्ष्म औषधि के माध्यम से वो बनाने लगा या उसका उपयोग करने लगा, तो उस समय प्रभु सर जो कुछ भी जैसा मैंने कहा कि कुछ छिपाते नहीं थे, तो उसमें पहला जो रुग्ण आ गया वो ऐसा हो गया कि मैं उनके घर पे एक दूसरे पेशेंट को ये करने के लिए गया था, देखने के लिए। तो अंदर एक छोटा बच्चा रो रहा था, तो मैंने इतने पूछा कौन है, तो बोले मेरी नाती है। बोले इतना क्यों रो रही है? नहीं, बोले कि जब से उसका बर्थ हो गया तो उसको कंटिन्यूअस सर्दी और खांसी और उसकी वजह से वो रोती है, थोड़ा सा फीवर भी रहता है। तो मैंने कहा उनको बाहर लेके आ सकते हो क्या? लेके आए, वो उनकी जो बेटी थी वो लेके आई। तो मैंने एक ही सवाल पूछा कि प्रेगनेंसी में वाटर इनटेक बहुत हो गया था क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। तो आपने कैसे पहचान लिया? क्योंकि मेरा या अपना अपना जो आयुर्वेद का लॉजिक है कि जितना फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा उतना उसका कफ में निर्मित हो जाएगी, मतलब जो एमनेटिक फ्लूइड है वो, और उसका जो इफेक्ट है वो बच्चे के ऊपर आता है। और बाद में मैंने देखा कि हर एक घर में ऐसे बाद में इतने जितने हजारों पेशेंट देखे, तो उसमें एंटीबायोटिक्स की पूरी एक क्या बोलते हैं, पूरा रेक भर जाता है, एक रांग लग जाती है, फिर भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है। तो कुमार कल्याण रस 1 ग्राम दे करके 2 बार, ऐसा कोई भी रुग्ण ऐसा आपके पास आए तो सूक्ष्म बना करके दे दो विद गारंटी। वो 3 या 4 महीने ही देना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं। वो पेशेंट को 1000% रिलीफ मिलता है, 100 भी नहीं, इतना वो इफेक्टिव ड्रग है। और बाद में सूक्ष्म औषधि जैसा जैसे जैसा आगे बनाते गया तो उसमें अमृत धारा की जो भी तीनों जो कपूर है, भीमसेन कपूर, बाद में अपना हुआ फूल और पुदीना फूल, उसका ये तो सब आप जानते ही है। तो उसका जो है वो एब्डोमिनल पेन में ऐसे ही अगर उसके ड्रॉप्स दिए जाए वो तो बेनिफिशियल है ही, पर उसके भी सूक्ष्मीकरण करके ग्लोबुल्स में डाल करके अगर दिया जाए तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। और उसका दूसरा जो फायदा है या इमीडिएट इफेक्ट, और ऐसी कुछ चीजें रहती है ना कि जो घर में यूज करके हम लोग उसके बारे में हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो मेरी मिसेस को डेंटल पेन हो रहा था, तो उसमें से 5 गोलियां उसको जहाँ जो दांत में पेन था उसके नीचे दबा करके रखने के लिए बोल दिया, और लिटरली गिन करके 10 मिनट के अंदर उसका जो पेन था वो कम हो गया। तो इसके लिए ये जो अमृत धारा है ये सचमुच एज अ पेन किलर भी मैं यूज करता हूँ, क्योंकि जहां जहां पे पेन है अगर बाकी दवा के साथ में अमृत धारा भी दी जाए तो उसके भी बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। बाद में गंधक दुर्ति भी सूक्ष्म करने लगा। गंधक दुर्ति का उपयोग मैंने कोविड के काल में गंधक दुर्ति, भल्लातक और श्वासकाश चिंतामणि, ये मेरे जो एक दोस्त है पुणे में, उन्होंने उसका वापर बहुत किया। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स में भी किया और पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में भी उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, ऐसा मैंने भी देखा है। बहुत कुछ डाटा नहीं है पर जो भी है वो ऐसा है। भल्लातक जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा दवा है। बहुत सारे स्किन के पेशेंट आते हैं कि जिनको कुछ पैचेस है, इचिंग है, तो उसमें कुछ भी लगाने के लिए तो देता ही हूँ कि जैसे कि मरीच आदि तेल है या करंज तेल है, और उसके साथ में भल्ला तक भी देता हूँ। पर सूक्ष्म भल्ला तक देते समय अगर वो रुग्ण को कहा जाए कि भल्ला तक या बीबी तक है तो पेशेंट लेता नहीं है, वो डर जाता है। तो इसके लिए उसको मैंने नाम सिर्फ रखा है BS और BT करके वो मैं उसको दे देता हूँ। तो बोले क्या है, आप ले लो, उसमें बेनिफिट्स है। तो अभी जैसा दूसरा मैंने नाम कहा BS मतलब जो है वो बोधिसत्व, मतलब पीपल पान का अर्क निकाल करके या उसका कल्क निकाल करके ये बनाया गया मेडिसिन है। उसके बेनिफिट्स जो है वो भी इतने मैजिकल है। निद्रा नाश में बहुत सारे मेरे दोस्त
कि जो सूक्ष्म औषधि काम करता है कि क्या ये ऐसा ही प्लेसिबो है, नहीं कुछ होता है वगैरह ऐसा बोलने वाले जब भी खुद उनके घर में यूज किया गया बोधिसत्व, तो उसके जो रिलेटिव थे कि जो करीबन 1 महीना भर से शांति से सोए नहीं थे, वो सिर्फ 1 या 2 डोज में ही उसका इफेक्ट मिलने लगता है। तो आयुर्वेद में ये कुछ मैजिक नहीं है, ये शास्त्र जो है वो परिपूर्ण है। तो इसके लिए उसके जो बेनिफिट्स है वो हम लोग खुद ही देखेंगे तो आयुर्वेद के बारे में और हर एक हमारे कल्प के बारे में कॉन्फिडेंस अपना और बढ़ने लगता है। तो जैसा मैंने कहा कि कुमार कल्याण रस जो यूज करता हूँ, वैसे ही बाद में सूक्ष्म जो है जितने भी स्वर्ण कल्प है वो सभी बनाता हूँ। बृहत्वा चिंतामणि अपना इसमें बहुत ही अच्छा यूज होता है हाइपरटेंशन में, या 1-2 रुग्ण की फेशियल पैल्सी उसमें भी बहुत अच्छा यूज है उसका। बाद में और एक जो ड्रग उसमें से यूज होता है वो तो जैसा मैंने कहा कि प्रवाल भस्म वगैरह भी अभी बनाना शुरू किया हूँ। श्वास का चिंतामणि तो देख ही लिया है। वसंत कुसुमा का रस, अलग अलग दवा अगर काम नहीं करती है डायबिटीज में तो ये बहुत ही अच्छा है। तो पेशेंट पूछते हैं कि ये दवा मीठा है क्या, तो इसके लिए प्रभु सर या हमारे जितने भी हमको सिखाने के लिए थे वो कहते थे कि पहला जो भी दवा देंगे तो पहला खुद टेस्ट करके देख लो और बाद में पेशेंट को उसका बारे में कॉन्फिडेंस दे दो, क्योंकि जो लैक्टोज यूज होता है वो तो मीठा बिल्कुल ही नहीं है, वो टोटली टेस्टलेस है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि अरे इसमें शुगर है, ऐसा है क्या, तो नहीं। तो इससे 1000% डायबिटीज बढ़ता तो नहीं है और उसमें बेनिफिट तो जरूर मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो कल्प है उसके बारे में अगर मैंने जो बताया कि मुझे जितनी जानकारी थी, एक उसमें बात रह गई तैलपान। मैं तैलपान भी बहुत लोगों को बोलता हूँ। तैलपान के बारे में कहा जाए तो पूना के जो वैद्य शेंडे शास्त्री थे वो बहुत तैलपान का यूज करते थे। मैंने 4 अम्बिलिकल हर्निया के पेशेंट्स में मूषक तेल उनको पीने के लिए दिया और उसके बेनिफिट्स लिटरली मैजिकल। हाइटस हर्निया में भी उसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है। पर देते समय वो कहते थे कि पेशेंट को अगर हम लिख के देंगे मूषक तेल तो लेगा नहीं, इसके लिए वो तेल जो है वो खुद लेकर के आओ, उसको एक कटोरी में निकाल करके, उनका एक तरीका था कि वो बोलते थे कि ऑटोक्लेव करके दे दो। तो मैंने बोला अरे ये सब मशीनरी वगैरह, अरे कुछ जरूरत नहीं, घर के कुकर में एक उसमें से सीटी निकालो और वो जो है वो पेशेंट को अलग बॉटल में डाल करके दे दो, वो ले लेता है, क्योंकि आपके ऊपर फेथ है इसके लिए आपके पास आ गया। तो ऐसे ही अलग अलग जो तैल है वो मैं यूज करता हूँ, अभी भी करता हूँ। एक केस था वो बता करके मेरा इसमें विराम देता हूँ कि एक जो फीमेल पेशेंट थी उसके दोनों भी लंग्स अप्रोक्सीमेटली 70 और 78% कोलैप्स हो गए थे। उसको लंग ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने बोला था। तो मेरी पुरानी पेशेंट थी वो, तो उसने आकर के मुझे सब रिपोर्ट वगैरह दिखाए। तो उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ सुबह मतलब आफ्टर लंच नारायण तेल और रात को सोते समय बला तेल, कितना शुरुआत में 10 ml और वहां से बढ़ा करके 20 ml तक सिर्फ तैलपान में देता रहा और बाहर से लगाने के लिए बला तेल पीठ पे और छाती पे। बस उससे जो रिजल्ट मुझे मिला दैट वाज आल्सो मैजिकल। 3 महीने के बाद जब भी वो डॉक्टर को मिलने के लिए गई और जब भी उसने एक्सरे निकाला और सभी जो उसका सोनोग्राफी वगैरह वगैरह हो गया, तो डॉक्टर बोले कि अरे क्या हो गया, तुम्हारा जो लंग्स जो है वो पहला 70 और 75% जो कोलैप्स हो गया था वो अभी हार्डली 15 और 12% रह गया, तो ये क्या बात है। तो बोले कि हमारे ऐसे ऐसे एक जो मित्र थे उन्होंने मतलब हमारे जो फैमिली फिजिशियन है उन्होंने मुझे ये ऐसा ऐसा दवाई दिया था। बोले आप मानेंगे नहीं, पर सिर्फ इतना ही लेकर के कि अभी मेरा फिटनेस है। तो उसकी भी शादी हो गई, उसके भी अभी बच्चा है। तो ऐसे जो बातें हैं कि हम लोग जब भी पेशेंट को देते हैं और पेशेंट से जब भी हमको फीडबैक मिलता है तो जो कॉन्फिडेंस है वो कोई भी पैसों में गिना नहीं जाता है, उसकी जो कीमत है वो करोड़ों में है। तो इसके लिए कोई भी दवा देते समय अगर मिनिमम यूज
मिनिमम मेडिसिन विद मैक्सिमम बेनिफिट्स, ऐसे अगर हम लोग सब सोचने लगे तो हम लोग जरूर हमारे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का हम लोग कल्याण कर सकते हैं। मुझे आज बोलने का मौका दिया, इसके लिए फिर एक बार आयुष दर्पण को धन्यवाद तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं फैमिली मेंबर हूँ, पर उनको प्रणाम करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। अगर कुछ सवाल है और अगर टाइम है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर, वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर जो नए हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदा हुआ। कोई क्वेश्चंस है? 1 मिनट सर, क्वेश्चंस लेते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ, 1 मिनट। आप अभी खुद को अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करके आप सर से सवाल पूछ सकते हैं। हैंड रेज किया है सपना शुक्ला मैम। सपना मैम अनम्यूट कीजिए। सपना मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो, आप सवाल पूछ सकती हैं। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा आपने बताया। हम तो नए प्रैक्टिशनर्स हैं तो हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था सेशन। सर कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। जैसे आपने अम्बिलिकल हर्निया और हियाटस हर्निया में मूषक तेल पीने के लिए बताया है, तो वो कितनी डोज में देना है और कब देना है? अच्छा, ओके ओके ओके। वो उसका जो डोज है वो मैं 10 ml लेकर के शुरुआत में 10 ml और बाद में 15 ml, पर वो भी देने का जो समय है वो खाना खाने के करीबन आधा घंटा पहले, ऐसा मैं रुग्णों को बोलता हूँ और सिर्फ वही देता हूँ। उसके साथ में कोई भी बाकी दवा एक भी नहीं यूज करता हूँ, सिर्फ वही प्लेन। तो सर ये सिर्फ दिन में एक ही बार देना है, लंच के पहले? नहीं, दो बार। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले और रात को डिनर से पहले? यस, करेक्ट। एंड सर सेम विद द नारायण तेल, लंग कोलैप्स के केस में आपने बताया। नारायण भला तेल, जो भी तेल देना है वो सिर्फ वैसे ही देना है। ओके सर, एक जस्ट वन मोर क्वेश्चन सर, थोड़ा आप योगराज गुगुल और महायोगराज गुगुल इनके यूजेस में पर्टिकुलर ऐसा क्या डिफरेंस आता है कि कहाँ महायोगराज गुगुल यूज करना है और कहाँ योगराज गुगुल यूज करना है? योगराज गुगुल जो है ना और महायोगराज, वैसे ही योगराज गुगुल मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, पर महायोगराज जो है वो आमवात के कंडीशन में अगर त्रिभुवन कीर्ति के साथ दिया जाए तो उसके बेनिफिट्स और भी अच्छे मिलते हैं। तो वो भी मैं खाना खाने के लिए 5 मिनट पहले ही बोलता हूँ, और वो अगर चबा के लिया जाए तो उसके बेनिफिट्स और भी अच्छे मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। ये जो योग है आपके किसी और भी सेशन में मैंने आपसे ही सुना था, इसके सच में बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने भी लिए हैं सर, जॉइंट पेन के इसमें भी। यस, सिर्फ आमवात में ही नहीं। जी सर। और सवाल आएंगे तो ही सब लोग बराबर कान दे करके सुन रहे हैं, और उसमें से जी कुछ जी सर। आई एम डॉक्टर सुब्रतो फ्रॉम रुद्रप्रयाग। सर एक ये मेरा क्वेश्चन है। सर ये जो आपने बताया एक गंधक द्रुति प्लस भल्लातक और श्वास का चिंतामणि रस, ये आपने सर कोविड पेशेंट्स में बताया था शायद? करेक्ट। हाँ सर, इसकी एग्जैक्ट डोजेज क्या है? और इसमें अपन हम जो भल्लातक लेते हैं तो ये तो प्रॉपर जो है इष्टिका चूर्ण से इसको शोधित किया हुआ रहना चाहिए, मतलब कि हाँ बोलो, पहला सवाल बोलो, बाद में मैं। हाँ जी। तो सर इसको हम किस डोज में लेंगे? अच्छा, नहीं, अच्छा सवाल है कि भल्लातक है या गंधक द्रुति है, वो सूक्ष्म यूज करता हूँ। और भल्लातक का तेल जो पुराना तरीका था कि जैसे मेरी दादी वगैरह बनाती थी, वो हिसाब से ही बनाता हूँ। भल्लातक जो है उसको थोड़ा भूनना है ला करके, और उसको थोड़ा सा ही उसको खरल में 1-2 टुकड़ा करके उसको तिल तेल में डुबा के रखना है, और वो जो बॉटल है वो कंटिन्यूस हिलाते रखना है एक 5-6 दिन। तो बाद में उसके ऊपर का जो छान करके जो तेल है वो मैं यूज करता हूँ और उसका सूक्ष्मीकरण करके देता हूँ।
भल्ला तक डायरेक्ट नहीं देता हूँ, या गंधक द्रुति भी सूक्ष्मीकरण करके ही देता हूँ। इसका डोज जो है वो भल्ला तक जो है वो 5 globules 3 times या 2 times एज पर कंडीशन ऑफ द पेशेंट। भल्ला तक भी वैसे, गंधक द्रुति भी वैसे ही, और जो श्वासकाश चिंतामणि है वो 1 ग्राम दिन में 3 बार ऐसे देता हूँ। ओके सर। जी सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया। एक्चुअली एक भल्लातक तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसके कुछ एक केस मैंने देखे हैं कि जहाँ जो मैन्युफैक्चरर ने इनका प्रॉपर शोधन नहीं किया था। एक केस हमने बीएचयू में देखा, हमारे सर थे, तो उन्होंने किसी एमआर ने उनको सैंपल दिया होगा, तो उन्होंने अपने ही घर में किन्हीं को सेवन कराया उसका, तो दैट लेडी एक्चुअली गॉट सम नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, पीडल इडीमा वगैरह हो गया था, फेशियल इडीमा, जनरलाइज एनएसआर का वगैरह हो गया था। तो बाद में उनको जो है नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ा था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है कि जब भी हम जो है भल्लातक का किसी ऐसे फॉर्म में यूज करते हैं, कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और हमें पता ही नहीं एक्चुअली कि जो है वो ठीक से शोधन कर भी रही है उसका कि नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि वैद्य को खुद ही यूज बनाना चाहिए भल्लातक का, और खुद बना करके यूज करेंगे तो और उसके बेनिफिट्स, और हमें भी गारंटी रहती है ना कि हमने बनाया है, तो इसके लिए। सर एक सवाल और, ये जो आपने बताया रवे का सिरा, ये एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया, रवा मतलब क्या होता है? मतलब एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में हम लोग ये रवा मतलब सूजी अच्छा, का हलवा, जैसे प्रसाद में बनाते हैं ना सत्यनारायण के प्रसाद में वगैरह, वैसे ही। अच्छा, तो इसका क्या करना है हमको, मतलब? तो वैसे ही जैसे रवा बनाते हैं ना, मीठा रवा, हाँ, जिसको कोई लोग मीठा रवा कहते हैं, तो वो बना करके उसमें चिरौंजी जो है, तो 8 से 10 चिरौंजी डाल करके वो देना है पेशेंट को। अच्छा, ये जॉन्डिस में, मतलब कामला में हम इसको नहीं, कामला में नहीं, ये जिनको अनीमिया है या रक्ताल्पता है उनके इसमें। अच्छा सर, ओके सर। तो ये दिन में कितनी बार देना होता है इसको? नहीं, दिन में नहीं, हफ्ते में 2 या 3 बार दे दो, एक कटोरी, मोर देन नहीं। अच्छा, वीकली। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर, मैं नंबर भी देता हूँ, तो अगर कुछ ये है तो बाद में भी पूछ सकते हैं। जरूर दीजिए सर, एक बार अपना नंबर आप यहाँ चैट बॉक्स में डाल दीजिए या वर्बली बता दीजिए एक बार। ये सर, नहीं ओरली बताता हूँ, क्योंकि मेरा इधर थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होने की वजह से। बोलूं नंबर? हाँ, मेरा नंबर है 9820 44 जी 25 जी सर 20। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 9820 44 520। किसका सॉरी सर, किसी का माइक अनम्यूट है और आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिए। जिसको क्वेश्चन पूछना है वही अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर एक क्वेश्चन और है, ये रसायन चूर्ण का आपने बताया था, आप इसका यूज जीर्ण काश, जीर्ण ज्वर और तारुण्य पिटिका में करते हैं, तो इसमें आपने वात पित्त कफ 3 अलग अलग प्रकृतियों के लिए इसके अलग अलग डिफरेंट यूज बताए थे। तो ये सर, ये हमने कफ प्रकृति में बताया था घर्षण करें, और ये पित्त और वात में क्या बताया था? एक्चुअली मिस हो गया मेरे से। अच्छा, ओके। जो पित्त प्रकृति का है तारुण्य पिटका में, उसको गुलाब जल के साथ देना है मिक्स करके, और जो वात वाले उसको दूध में। अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। आगे और कोई हेलो सर, बोलना चाहता था? डॉक्टर आशा मैम। जी प्रणाम सर। हेलो, हाँ बोलिए मैम, बोलिए। सर आपने बहुत अच्छे आपने जो अनुभूत प्रयोग बताए बहुत ही अच्छे हैं। सर एक मैं पूछना चाहती थी कि स्थौल्य में जो आपने नागरवेल के पत्तों के साथ शर्करा और इंग्रेडिएंट्स क्या थे उसमें? गंधक द्रुति, गुड़ूची और नहीं, गंधक द्रुति, नागवेल का पत्ता लेकर के उसमें थोड़ी सी मिश्री और सौंफ, और उसके ऊपर 2 ड्रॉप्स गंधक द्रुति के। ओके, और ये खाली पेट देना है? नहीं, आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद देना है। जैसे हम लोग पान खाते हैं
वही तरीके से देना। अच्छा, ओके सर। तो ये सिर्फ इतने प्रयोग से ही हो जाता है या और कुछ मतलब त्रिफला गुग्गुलु या कोई गुग्गुलु इतने से प्रिपरेशन? हो जाता है। और जैसा मैंने डाइट रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया कि क्वांटिटी रिड्यूस करो, नॉट क्वालिटी। और जब भी पूरा भूख लगे तभी खा लो। ये 3 ही चीजें बताता हूँ। हाँ सर, ये भी काफी मतलब अग्निवर्धक औषधियां हैं, तो इससे भी हो जाता होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर तो ये कितने डेज तक कंटिन्यू रखना है ये नागवल्ली और ये गंधक द्रुति? कम से कम 3 महीना तो देना पड़ता है। 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट मिलने लगता है, पर 3 महीने तक देना है। थैंक यू। और कोई है? डॉक्टर विकास गुप्ता जी। और डॉक्टर विकास गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा, कुसुम पांडे मैम है, मैम बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए मैम। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे स्थौल्य में आपने ये नागवेली का बताया है, तो क्या अगर स्थौल्य ड्यू टू फैटी लीवर है तो उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं? यस यस, जरूर जरूर, बहुत अच्छा फायदा मिलता है एकदम। थैंक यू सर। और सर एक हिक्का में आपने बताया लघु सुच्छेखर और लवण जलनस्य। मान Yes, लीजिए yes. अगर आपके पास लघु सुच्छेखर नहीं है तो क्या सिर्फ लवण जलनस्य भी दे सकते हैं? यस यस यस, वो भी उतना ही बेनिफिशियल है। जी सर। तो और आजकल कैसा है ना कि पेशेंट को एक समाधान ये रहता है कि कुछ दवाई भी दे दिया उसके साथ में। जी जी तो जी, इसके थैंक लिए यू हाँ, सर। और विसर्प में आपने जो बताया कि लघु सुच्छेखर प्लस कामदुधा लोकली, उसके साथ में लोकली कैलामाइन लोशन है, तो क्या अगर ये विसर्प का पेन 2 साल पुराना हो तो भी यूजफुल होगा? यस, एकदम एकदम एकदम। और मुझे फीडबैक दे दो यूज करके। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम विकास है। आपने बहुत अच्छा बताया है। इसमें सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक, आप जो अमृतादी गूगल के बाद आप बता रहे थे वात रोग का, उसके बाद आपने अर्श के लिए बताया था कोई गूगल, उसका सर सर कौन सा? सिंहनाथ गूगल। सर आवाज कट रही है थोड़ी सी। सिंहनाथ सिंहनाथ सेना। सर इसकी हाँ। डोसेज और टाइमिंग खाने से कैसे क्या पहले? डोसेज जो है ना, और सिंहनाथ के साथ में कामदुदा भी देता हूँ मोती युक्त, क्योंकि अगर ब्लीडिंग वगैरह है तो। और उसके डोसेज जो है वो बिफोर लंच बिफोर डिनर 2-2 टैबलेट। सर ये कितने दिन तक वैसे रहता है, कितने दिन तक? 15 दिन में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, और आगे और 1 आध महीना पर देना पड़ता है, मतलब मैक्सिमम 1.5 महीना। और आजकल ऐसा हो गया ना सॉरी, कि पेशेंट को ये भी बताना जरूरी है कि तुम्हारे औषधि सेवन काल कितना दिन तक या कितने महीनों तक रहेगा। तो उससे पहले ही वो ठीक हो जाए तो और भी वो भी खुश हो जाता है और हम भी खुश हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं मेरे प्रैक्टिस में और एक 8 दिन आगे ही बताता हूँ। सर इसमें मतलब रहती है, मतलब सुबह और शाम? वो 250 मतलब 500 mg अप्रोक्सीमेटली जाता है दिन में। 250 सुबह और 250 शाम को। और सर एक चीज और पूछनी थी, आपने ये बताया था अम्ल पित्त के बारे में कि सुबह जो लोग खाली पेट पानी पीते हैं उसकी वजह से हो रहा है। ये जो ऊषा पान का है सर, एक बार बता दीजिए कितना किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए? ऊषा पान के बारे में अगर देखा जाए तो आजकल के फास्ट लाइफ में कोई भी आदमी, मतलब गांव में ऐसा होता रहेगा कि प्रातः काल में उठने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं, तो वो समय ऊषा पान करना सही है। पर जैसे भागदौड़ के इसमें कोई भी सिटी में आदमी जब भी 7 के बाद उठता है कि जब भी सूर्योदय का समय है, वो समय कोई भी लिक्विड लेना ये जरूर हानिकारक ही रहता है। और गए 35 साल में ऐसा ही अनुभव जरूर किया। तो सर सूर्योदय से कितना पहले कितने समय तक, मान लीजिए 5 AM सूर्योदय हो रहा है? यस यस यस, तो उसके और एक पहला 1 घंटा बाद। पर ऐसे भी मुझे कुछ रुग्ण मिले कि वो समय अलार्म लगा करके उठ करके पानी पी करके फिर सो जाते, तो और भी डेंजरस है। मतलब 5 AM है तो 4 से 6 के बीच में हम कर सकते हैं, 4 से 6 के बीच। पर वो उठ करके पानी पीने के बाद तुम्हारा रूटीन जो है वो शुरू होना चाहिए। ओके सर, इसमें मात्रा मैक्सिमम और मिनिमम क्या रहती है? डोसेज मैक्सिमम कितने पी सकते हैं? मैक्सिमम और मिनिमम की पानी के बारे में
कि जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पी लो। ऐसे मैंने करीबन 100 पेशेंट्स सॉरी कि जिनको किडनी स्टोन्स की रिकरेंसी हो जाती है, उनको यही बात कहता हूँ कि वाटर इनटेक एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। और आयुर्वेद में तो ये कहा ही है कि हर एक के प्रकृति के हिसाब से पानी की मात्रा बदलती है, तो इसके लिए इतना लीटर उतना लीटर ऐसा नहीं, प्यास लगे तो और प्यास बुझे तो बस। नहीं सर, ऊषा पान के लिए कितना होना चाहिए मैक्सिमम? कितना ऊषा पान के लिए ना कि मैक्सिमम 200 ml, उससे ऊपर नहीं। एक सर और पूछनी थी कि खाने के टाइम पे आजकल से शहर में फास्ट लाइफ, ज्यादातर लोग बैचलर हैं, उनको कहीं बाहर ही जाके उनको खाना पड़ता है, ऑफिस में भी कहीं अपना जो उनका ब्रेकफास्ट जहाँ भी खाने का एरिया वहां पे खाते हैं। अब वो उनको एक आदत है कि वो पानी पीते हैं। अब प्रॉब्लम है कि पहले तो जब घर पे होते थे, गांव में होते थे, तक्र वगैरह मिल जाता था, अब उनको तक्र नहीं मिल सकता। अगर प्यास लग रही है पानी से, खाने से थोड़ा पहले या खाने के टाइम या खाने के थोड़ी देर बाद, तो क्या पी सकते हैं पीने के लिए? उनके पास तक्र नहीं है, अवेलेबल है नहीं वहां पे ना कि जैसे, क्योंकि आजकल ये जो भी लोग होटल में या कैंटीन में खाना खाते हैं, वो हमारे हिसाब से मतलब आयुर्वेद के हिसाब से उसमें जो भी रस है वो अम्ल, लवण और तिक्त, कटु यही ज्यादा रहते हैं। तो इसके लिए धनिया और जीरा का पानी अगर साथ में थोड़ा थोड़ा लिया जाए तो ज्यादा बेनिफिशियल है। सर इसे बॉईल करके लेना पड़ेगा? नहीं कैसे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो प्लेन बताता हूँ। एक गिलास भर पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, वो डाल करके घोल करके वो थोड़ा थोड़ा पी लो। ओके सर, ये साथ में भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं? नहीं, साथ में ही पीना है, बाद में नहीं? नहीं बाद। ओके ओके सर, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आप अपना कुछ कांटेक्ट डिटेल्स आपने फोन बताया, कोई अगर पेशेंट रिफर करना है आपको तो, या कभी आपसे मीट करना है मुंबई में, तो सर कोई मिल सकता है? एड्रेस डिटेल्स में दे सकते हैं? हाँ नहीं, मेरा जो कांटेक्ट नंबर दिया है ना मैंने, वो तो ले लिया ना। जी जी हाँ, तो उसके ऊपर कॉल करो ना, नो इशू। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए। रचना त्रिपाठी मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ प्लीज आपका सवाल पूछ लीजिए फिर। प्रणाम सर। हेलो। हाँ बोला ना। हाँ सर, आपने जो बोधिसत्व बताया था, पीपल के पत्तों का रस बताया था आपने शायद नाश के लिए। हाँ। सर उसको एक बार बता दीजिए किस तरह से यूज करना और कितने दिन तक यूज करना है। ओके ओके ओके। पहले क्या होता था कि पीपल के पत्ते के ऊपर गरम गरम चावल रख के उसमें थोड़ा सा घी डाल करके दूसरा ऊपर पत्ता रख करके, वो एक्चुअली एपिलेप्सी में और निद्रानाश में ऐसा यूज होता था। पर जैसा ये क्या बोलते हैं कि समय आगे आगे चला गया, तो हिसाब से कि जो मैंने जैसा बीच में कहा था कि एक नाम लिया था वैद्य शेंडे शास्त्री, कि जो अलग अलग तेल यूज करते थे, तो उनका एक सिंपल तरीका था घी बनाने का। वो बोलते थे कि हर एक जो घी है मार्केट में से क्यों लाते हो, घर में भी बना सकते हो, तो पीपल का घृत बनाओ। तो आधा लीटर अगर घी ले लिया और उसको थोड़ा सा उबालने के लिए रख दिया, और उसमें फ्रेश पीपल के 4 से 5 पत्ते डाल करके उसको ढक करके, वो अगर छान करके वो पीपल घृत ऐसे भी मैंने यूज किया था पहले। और बाद में उसका कल्क बना करके वो निचोड़ करके उसका सूक्ष्मीकरण करके वो सूक्ष्म औषधि भी बना था। जी सर, धन्यवाद सर। सर इसको केवल ऐसे ही, मतलब जो सूक्ष्म औषधि है उसको ऐसे ही दे देना है? ऐसे ही। पर वो अगर बोधिसत्व जो है वो अगर खाना खाने के पहले दिया जाए तो उसके बेनिफिट्स और भी अच्छे मिलते हैं। थैंक यू सर। सर एक चीज और पूछनी थी, आपने जो त्रिकटु चूर्ण का सादा नमक वाला बताया था, वो कामला में, उसको सर दिन में कितनी बार देना है? जो आपने बोला था 1 चम्मच और आधा चम्मच। दो ही बार, और वो भी सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में। जी सर। सर इसका वो कुछ काल है, जैसे किस काल में अपान या समान काल, या केवल सूर्योदय क्या देखना है? हाँ नहीं, वही समय। मतलब मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि सुबह 6 से 7 के बीच में ले लो और शाम को बिफोर सनसेट ले लो। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच।
आपका सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा और मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे लोगों के बहुत क्वेश्चंस होंगे, पर समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए हम ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। और सर ने नंबर दिया है, आप सब सर को कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर वेरी हेल्पफुल है, मैं खुद सर के कांटेक्ट में हूँ और रिकॉर्डिंग के लिए बहुत लोगों ने बोला है, तो हम लोग सब लोग मिलके शिल्पा मैम से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये रिकॉर्डिंग हमें अवेलेबल करा दीजिए, तो ये हमें फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल होगा। 15 तो मिनट थैंक का यू, 7 बजे से शुरू होगा तो 7 तक। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद धन्यवाद पाटनकर धन्यवाद। सर, थैंक यू सो मच। यस यस यस, आप यहाँ आए और सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये मेरे घर का ही प्लेटफॉर्म है ना, तो इसके लिए उसमें जी थैंक यू जी बोलने की जरूरत नहीं है। जी सर, जी सर, ओके सर। अभी देखता हूँ। अच्छा, जी सर, और कुछ सवाल है तो जैसा मैडम ने कहा तो मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कॉल करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। चलो तो हाँ सर, अब सर डॉक्टर राजन पाटनकर सर को धन्यवाद देते हुए ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।